Hi, my dear students. Welcome to Mathstan. Today, we will be starting up with another topic which is related to the transpiration, factors affecting transpiration, about the mechanism of closing and opening of stomata in very detail. So, let's get started. Before that, would like to request you to take out your notebooks and pen to note some important points as well. So, let's get started, my dear students. All right, my dear students. So let's get started with the topic and that is related to the transpiration. अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसपायरेशन एक्चुअली होती क्या है। सो ट्रांसपायरेशन क्या है? बेसिकली कईयों को लगता है कि ये ब्रीदिंग की तरह होती है, तो बिल्कुल गलत है वो। ठीक है, ट्रांसपायरेशन जो है वो ब्रीदिंग की तरह नहीं है। ट्रांसपायरेशन इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट डू वी थिंक। ऑल्दो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर हमारी बॉडी जो है या प्लांट की बॉडी जो है पर्टिकुलरली वो एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, है ना। लेकिन थोड़ा सा ही उसमें से फ्रैक्शन को यूटिलाइज करती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपायरेशन, तो क्या है ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिससे कि वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो लूज होता है फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और जहाँ जहाँ से भी वाटर जो है वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है बाय द प्लांट्स आफ्टर अपटेक एंड ऑल, उन्हें बोलते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये बात समझें। आपके एरियल पार्ट्स में से वाटर लॉस होता है जो एक्सेस होता है। अगर आप 100% प्लांट एक पानी ले रहा है ना, तो उसमें से अराउंड अराउंड 98% जो है वो वापस दे देता है। 1 to 2% ही है जो वो यूटिलाइज करता है। ठीक है, सो द प्रोसेस इज ट्रांसपायरेशन, जहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर जो है दैट इज लॉस्ट फ्रॉम द एरियल पार्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। दिस इज ट्रांसपायरेशन। नाउ ट्रांसपायरेशन क्या है? 3 टाइप्स का हो सकता है, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सिंपल समझेंगे। जब मैं बात करती हूँ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की, सो इट इज़ वेरी अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स कि हम बात कर रहे हैं वो काइंड ऑफ ट्रांसपायरेशन जहाँ पर स्टोमेटा से रिलीज हो रहा है। जहाँ पर जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा से रिलीज हो रहा है। दैट इज व्हाट डू यू कॉल एज दी सिंपल, राइट। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, और स्टोमेटा जो है वो यूजुअली कन्फाइंड होते हैं। ठीक है, दे आर मोर कन्फाइंड इन मोर नंबर्स ऑन द लोअर साइड। लीफ के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, लोअर साइड जो होती है लीव्स का, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। और मोनोकॉट्स में अगर बात करूँ, जैसे ग्रासेस हो गए, वहाँ पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोनों साइड में। तो ये एक एक्सेप्शन है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि यूजुअली स्टोमेटा कन्फाइंड होता है मोर नंबर में ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। ठीक है, लेकिन इन मोनोकॉट्स जैसे आपके ग्रासेस हैं तो वहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड्स पे। अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स की बात करो जिनमें लीव्स फ्लोट कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है अपर सरफेस में। तो आपको 3 चीज़ें पता चलती है यहाँ से, दैट इट इज नॉट आइडियल टू से दैट द स्टोमेटा का नंबर इज मोर ऑन द लोअर साइड। It can be equal on both the sides in grasses. It can be more on the upper surface in the aquatic plants where the flowering leaves are exposed. ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कमिंग टू योर क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या है? क्यूटिकल क्या होती है? इम्परवियस होती है वाटर से। तो पर्टिकुलरली जो आपके aquatic प्लांट्स होते हैं सबमर्ज्ड काइंड ऑफ, उनमें ये ज़रूर होती है। ओके, दैट इज प्रेजेंट। एंड नॉट ओनली दिस माय डियर स्टूडेंट्स, इवन इवन अगर आप यहाँ पर बात करें क्यूटिकल की, तो वो इम्परवियस है, यानी कि क्या करती है? इट हेल्प्स इट। हेल्प किस तरह से कर रही है? बेसिकली ये इसको हेल्प करती है किसमें? ताकि डेसिकेशन ना हो जाए लीव्स की। सो इवन दो सम वाटर मे बी लॉस्ट थ्रू इट मे कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। सो पानी से इम्परवियस तो है, लेकिन ये क्या कर रही है? ये कुछ पानी को लॉस करने में हेल्प करती है। सो अराउंड 10% टोटल रेस्पिरेशन पूरे प्लांट की जो है वो 10% क्यूटिकल से भी हो जाती है। सो दैट इज द रीजन वाई डू वी से बेसिकली दैट इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपायरेशन। ओके, नाउ इज योर लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अगर मैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन की बात करती हूँ, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कुछ वाटर जो है वो लॉस हो सकता है बाय वुडी स्टेम्स ऑल्सो थ्रू लेंटिसल्स।
ठीक है, लेंटिसल्स भी आपको मिलते हैं और लेंटिसल्स के थ्रू जो ट्रांसपायरेशन होती है दैट इज व्हाट डू यू कॉल एज व्हाट, दैट इज व्हाट डू यू कॉल एज लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज वन सच रीजन। I hope this part is clear. Now let us have a look here with the next. The mechanism of stomatal transpiration. कि स्टोमेटा का ट्रांसपायरेशन होता कैसे है? How does that happen? So my dear students, basically जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये होता कब है? डे टाइम पे होता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन यूजुअली कब होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम। तो क्या इसके स्टेप्स हैं, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक हियर। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू योर स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होता है वाटर का लीफ में। जाइलम से वो इंटरसेलुलर स्पेस में आता है अबव द स्टोमेटा थ्रू मेसोफिल सेल्स। हमने पढ़ा है कि हमारे पास सेल्स होते हैं विच आर पर्टिकुलरली द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, और जो मेसोफिल सेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब वो कैसे इंपॉर्टेंट हैं, क्या होता है, दैट इज ऑल्सो टू सी। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड, टेल मी। ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन लीफ फ्रॉम जाइलम टू इंटरसेलुलर स्पेस अबव द स्टोमेटा से जाएगा थ्रू द मेसोफिल सेल्स। हमने जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था ऑफ द लीफ, दैट टाइम वी हैव अंडरस्टूड। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा मूव करता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है वाटर का इंटरसेलुलर स्पेस से आउटर एटमॉस्फेयर में। हमने ये भी स्टडी करना है कि किस तरह से प्रॉपरली जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो रही है स्टोमेटा का वो कैसा हो रहा है। सो वी विल हैव टू सी दैट एज वेल। ओके, ऑल राइट। सो अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म की कि डे टाइम पे कैसे होता है, सबसे पहले ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होती है पानी की। कहाँ पर? लीफ में, फ्रॉम द जाइलम टू इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, जाइलम से इंटरसेलुलर स्पेस में आता है अबव द मेसोफिल सेल्स। हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। अब ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, स्टोमेटल मूवमेंट होती है, ये हमने अभी डिटेल में पढ़ना है। सिंपल डिफ्यूजन होती है फिर वाटर वेपर्स की, इंटरसेलुलर से वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं थ्रू द स्टोमेटा। अब इनसाइड द लीव्स क्या होता है, मेसोफिल सेल्स कंटैक्ट में होते हैं। मेसोफिल सेल्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज द पैलिसेड एंड अदर वन इज द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, विद द जाइलम एंड ऑन द अदर हैंड विद द इंटरसेलुलर स्पेसेस अबव द स्टोमेटा। अब यहाँ देखें, जब मेसोफिल सेल्स जो हैं वो पानी को ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द जाइलम तो वो टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्यों और उनका होगा क्या? उनका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो डेफिशिएंट हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से रिलेट करता है। ऑस्मोसिस अ प्रोसेस वेयर इन द वाटर गेट्स देयर इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर। ओके, and where we talk about only water from higher to lower concentration and there is a movement of the water only, okay, not the solute or so वो उसका जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज करता है। विद द रिजल्ट क्या होगा, वो वाटर को वेपर के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में। ठीक है, स्टोमेटा के पास ऑस्मोटिक डिफ्यूजन से। सो नाउ इन टर्न क्या होता है, जो आपका ओपी है यानी कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है या फिर जो आपका काइंड ऑफ डीपीडी है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट है मेसोफिल सेल का, वो ज़्यादा हो जाता है। अगर ये ज़्यादा होगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ड्रॉ होगा फ्रॉम जाइलम बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रेशर सिस्टम कि जाइलम टर्जिड हुआ, डीपीडी और ओडी ओपी जो है वो डिक्रीज किया, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो वाटर है आप देखेंगे फ्रॉम द जाइलम जो है वो क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन से बाहर ड्रॉ हो रहा है। और जो ओपी है और जो डीपीडी है वो मेसोफिल सेल्स का क्या होता है, हायर होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है जाइलम से ऑस्मोटिक डिफ्यूजन की वजह से बाहर निकलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में स्टोमेटल मूवमेंट को आपको एक्सप्लेन करना। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ना स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा इजीली रिकॉग्नाइज होता है फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स बाय देयर पेक्यूलियर शेप। ठीक है, स्टोमेटा जो है वो रिकॉग्नाइज कैसे होता है, हम स्टोमेटा को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि साथ के सेल्स को देख के, एपिडर्मल सेल्स को देख के, उनकी शेप को देख के। ये देखो,
हमें पता चला ये स्टोमेटा है क्योंकि हमने साथ के सेल्स देखे, है ना, ये गार्ड सेल देखे, साइड में सब्सिडरी सेल्स देखे, तो हमें पता चला जाके। सो दैट इज व्हाट आई मीन। स्टोमेटा जो है वो रिकॉग्नाइज होते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स बाय देयर पेक्यूलियर शेप। सो एपिडर्मल सेल्स जो इमीडिएटली अराउंड द स्टोमेटा होते हैं वो सिमिलर होते हैं अदर एपिडर्मल सेल्स से, या फिर वो डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज भी हो सकते हैं, और जो बाकी हैं उन्हें सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। तो आपके ये वाले जो दो हैं, दीज आर गार्ड सेल्स। साइड में जो सेल्स आपको दिख रहे हैं जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब्सिडरी सेल्स हैं, और ये बीच में आपका स्टोमा आ जाता है। ठीक है, सो नाउ हैव अ लुक हियर। The guard cells differ from the other epidermal cells also in containing the chloroplast and peculiar thickening on the adjacent surfaces enclosed in the stomata. तो जो guard cells होते हैं वो कैसे अलग हैं from the other epidermal cells जिन्हें आप subsidiary cells कहते हो? Basically guard cells जो हैं उनके पास chloroplast है, उनके पास thickening है, उनके adjacent surface के पास, ठीक है, closed stomata में उनके thickened होते हैं वो, यहाँ से ये देखो thickened है ये वाला पार्ट। सो जो कि बाकी जो सब्सिडरी एपिडर्मिस सेल हैं वो नहीं होते। कॉन्सिक्वेंट टू एन इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, जैसे ही आप देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है गार्ड सेल्स का। दैट इज द एक्यूमुलेशन, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन वाटर का फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स और मीजोफिल क्या हो जाता है, वो एक्टिव होगा, कंट्रोल होगा, एंड देयरफॉर वो जहाँ कहाँ जाएगा, गार्ड सेल में जाएगा। ठीक है, जब साइड में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है तो वो वहाँ से सारा पानी कहाँ जाएगा, गार्ड सेल्स में जाएगा। गार्ड सेल्स अब क्या हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे। अब इनको क्या करना है, बाहर निकलना है, तो दे वो ट्राई टू लूज दी वाटर। जब ये पानी को लूज करना चाहेंगे तो ये कर भी पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ लेट मी शो यू हियर वन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जो आपका गार्ड सेल है, ठीक है, इसको वाटर आ रहा है, ठीक है, गार्ड सेल टेक कर रहा है, टेकअप कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है पोटेशियम वगैरह। एक्टिव का मतलब होता है कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट अगर आप चल रहे हो तो आपको एटीपी चाहिए, तो जिसकी वजह से वाटर एंटर करना शुरू कर देता है ऑस्मोसिस में। ठीक है, तो जब पोटेशियम आयंस को वो अपटेक कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो ऑस्मोसिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ देखो गार्ड सेल्स जो हैं अनइवनली थिकन्ड होते हैं, रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सेल जो है वो बो करता है जब वो टर्जिट बन जाता है। टर्जिट बनेगा ना, जब वो मोटा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, तो थोड़ा मुड़ना शुरू कर देगा, और जब वो मुड़ेगा ना तो स्टोमेटा जो है वो, स्टोमा जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। स्टोमा क्लोज कैसे होता है, जब पोटेशियम आयंस को बाहर पंप किया जाता है तो वाटर ऑटोमेटिकली जो है वो भी ऑस्मोसिस को फॉलो करके स्टोमेटा को बंद कर देता है। सो ये रिवर्स प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें इसको मेंशन कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट और इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो, जब वाटर जो है वो गार्ड सेल के अंदर आ रहा है फ्रॉम द सब्सिडरी एपिडर्मिस सेल्स, तो इसकी वजह से टर्गर प्रेशर जो है गार्ड सेल्स का वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो ज़्यादा टर्जिट हो जाएगा। गार्ड सेल अब जब स्वेल करेगा तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, और बिकॉज उसकी वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, जैसे हमने यहाँ देखा था सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं, तो ये इसको टर्जिट बनते ही क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन करने के लिए मजबूर कर देते हैं, बिकॉज इट बेंड्स। ठीक है, इसकी थिकनिंग ही इस तरह से होती है। तो क्या होगा यहाँ पर, द गार्ड सेल swell increase in length and their adjacent thickened surfaces starch forming a pore, thus the stomata opens. On the other hand, जब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन जो डिफिशिएंट प्रेशर है डिफ्यूजन का, वो जब गार्ड सेल्स का डिक्रीज करेगा, जब ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस कम है रिलेटिव टू द एपिडर्मल और मेसोफिल सेल्स, तो वाटर फिर से ऑस्मोटिक डिफ्यूजन से गार्ड सेल्स में से क्या होगा, गार्ड सेल्स फ्लैसिड बन जाएंगे क्योंकि यह बाहर चला गया है। थिकन जो सरफेस है गार्ड सेल का वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ये जो थिकन सरफेसेस थे ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, अब पास आ जाएंगे। व्हेन दे कम क्लोजर यू विल सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वेयर इन द स्टोमा इज गेटिंग क्लोज्ड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। Okay, I'm repeating it again. It is very simple. In the first part, what happens, गार्ड सेल्स जो है वो पोटेशियम को आयंस को टेकअप कर लेते हैं। ठीक है, जब वो पोटेशियम आयंस को ना टेकअप करेंगे तो देयर विल बी वन थिंग एसोसिएटेड विद इट। ओके, देयर विल बी वन थिंग एसोसिएटेड विद इट। और वो वन थिंग क्या एसोसिएटेड है कि जैसे ही
हाँ, कि जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पर कि जो स्टोमा है, गार्ड सेल्स अगर पोटेशियम आयंस को ले पाते हैं, ओके, अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आईपी पोटेशियम आयंस जो हैं वो अंदर ले रहा है, तो उसको एटीपी चाहिए, ठीक है, तो यानी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, नॉट ओनली दिस, जब ये हो गया ना, देन कम्स योर दैट दिस कॉजेज समथिंग, व्हाट डज इट कॉजेज, इट कॉजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो सेल्स में एंटर करता है बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, When we talk about this part, my dear students, stoma opening, तो गार्ड सेल्स जो हैं अनइवनली थिकेंड हैं, ओरिएंटेड इनमें सेल्स हैं, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं जो इनको टर्न कर देते हैं स्टोमेटा, जब जब ये वाटर ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा टर्न करते हैं और फिर ये खुलते हैं। स्टोमा क्लोज कैसे होगा, अब एक बारी खुल गया तो पोटेशियम आयन सिर से बाहर जाएंगे, ठीक है, जब पोटेशियम आयन फिर से बाहर जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, जब पोटेशियम आयन बाहर चले गए तो व्हाट विल हैपन, yes, this will cause what, the, yes, it will be followed by the osmosis, और जब osmosis हो जाएगी then what is going to happen, osmosis के बाद stomata close हो जाएगा। I hope this is clear. Okay, so let us have a look here at the next one. Now, when we talk about the next part, my dear students, have a look here. What happens basically, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन जो होता है ना वाटर का, वो एंटर करेगा गार्ड सेल्स में, दैट अकर विद देयर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस एंड वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, अब समझें, जो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होता है वाटर का इनटू द गार्ड सेल्स, वो अकर कब करता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और पानी का पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, now we understand that osmotic pressure of the water into the guard cells occur when their osmotic pressure increases and water potential decreases। तो वो जब ज़्यादा नेगेटिव होगा related to the other, related to the surrounding, that is your epidermal और mesophil cells, तो क्या होने वाला है, तो जो गार्ड सेल होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, यानी वो चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ, विद देयर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस रिलेटिव टू सराउंडिंग, तो वाटर की मूवमेंट अंदर से बाहर होगी या बाहर से अंदर होगी, सो इट विल बी फ्रॉम द हायर टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ कोई एनर्जी तो इन्वॉल्व नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। ओके, सो एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेवरल डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं जो कंट्रोल करेंगे कि स्टोमेटा की मूवमेंट कैसी होगी। पहला आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स इन द गार्ड सेल, सिंथेसिस ऑफ शुगर और ऑर्गेनिक एसिड्स इन द एक्टिव पंपिंग ऑफ पोटेशियम आयंस इन द गार्ड। Getting my point? So let me have a quick initiation here to understand that जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इन द गार्ड सेल, सिंथेसिस ऑफ शुगर, या फिर एक्टिव पंप से भी हो सकता है। तो पहला आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स इन द गार्ड सेल, तो इसको हम स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी। ये क्लासिकल थ्योरी है, पहले की थ्योरी है, विच इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम, जो कि रिवर्सिबली कैटलाइज करता है स्टार्च को या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, एक बार इसको ध्यान से देखें। जब हम स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन की बात करते हैं, व्हाट डू वी नीड टू मीन, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली ये एक क्लासिकल थ्योरी है विच इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ व्हाट, पीएच के ऊपर है, स्टार्च के ऊपर, स्टार्च पॉली फॉस्फोराइलेज एंजाइम के ऊपर पीएच का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो होता क्या है कि ये जो आपका फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है ना, ये कैटलाइज करता है, यानी जो कन्वर्जन है स्टार्च की और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की, इसको स्टार्च ग्लूकोज 1 में जो कन्वर्ट करना है फॉस्फेट में, उसको करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए कौन हेल्प करता है, आपका रिवर्सिबली कौन कैटलाइज करता है, एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है,
अभी यहाँ देखते हैं हम, लेट अस अंडरस्टैंड। जब भी ड्यूरिंग द डे टाइम पे पीएच में क्या है, पीएच इज गार्ड सेल्स इज हाई। पीएच जो होता है इन गार्ड सेल्स वो हाई होता है दिन के टाइम पे, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस अच्छे से हो रही है। ठीक है, इनसॉल्युबल ग्लूकोज जो है बेसिकली जो स्टार्च है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो स्टार्च वहाँ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में इजीली कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पीएच जो है हाई है। ठीक है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तो सॉल्युबल होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा गार्ड सेल्स में। कॉन्सिक्वेंटली वाटर एंटर करता है गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक डिफ्यूजन से सराउंडिंग सेल से फ्रॉम एपिडर्मिस एंड मेसोफिल। गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा खुल जाता है। लेकिन डार्क के टाइम पे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अगेन डार्क टाइम पे क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस अकर्स। ठीक है, ओके, नाउ हैव अ लुक हियर। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बना है वो कन्वर्ट होता है बैक इनटू स्टार्च इन द गार्ड सेल्स रात में। देयर बाय ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो पहले डे टाइम पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, टर्जिड हो गया, स्टोमेटा खुल गया। अब रात को क्या हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है बैक इनटू स्टार्च इन द गार्ड सेल्स, देयर बाय डिक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे, वाटर को रिलीज करेंगे और फ्लैसिड हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप दिस इज क्लियर। The guard cell release water become flaccid and stomata becomes close। तो ये देखो स्टार्च इनसॉल्युबल है, फॉस्फेट की प्रेजेंस में लाइट हाई पीएच होगा तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा। डार्क लो पीएच होगा डार्क में, तो वापस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी का तो ये वाला टॉपिक देखो, मैं इसीलिए इसको मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये आप रिएक्शन अगर ध्यान में रखते हो तो आपके लिए ये भी सही है। चलिए आई होप दिस इज क्लियर। Okay, I hope this is clear. So let's have a look here. Again I'm repeating, स्टार्च जो है वो इनसॉल्युबल है। जब पीएच हाई होता है लाइट के टाइम पर तो क्या करता है, कैटालाइज हो जाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, जो कि प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को इंक्रीज करेगा और जो स्टोमा है वो क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं बात करती हूँ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की, तो रात के टाइम पे, डार्क टाइम पे इसका पीएच कम होता है, ये कन्वर्ट करता है बैक इनटू द इनसॉल्युबल स्टार्च फॉर्म। दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। आई होप ये थ्योरी अच्छे से क्लियर है। ठीक है, सो अब आता है नेक्स्ट वाला, दैट इज अबाउट योर अकॉर्डिंग टू स्टीवार्ड। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट डज नॉट कॉज एनी अप्रिशिएबल चेंज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आर इक्वली एक्टिव ऑस्मोटिकली। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आई वापस, दे से, ठीक है, क्या बोला जाता है यहाँ पर, हेयर इट इज मैंशनड, ओके, हेयर इट इज मैंशनड दैट जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है या जो ग्लूकोज है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इक्वली एक्टिव होते हैं ऑस्मोटिकली। ठीक है, इनमें इतने कोई खास चेंज आते नहीं हैं। तो इस स्कीम में रादर देन दैट क्या सजेस्ट किया गया है, इट इज सिंपली सजेस्टेड, ओके, यहाँ पर सिंपली सजेस्ट किया गया है about that glucose 1 phosphate should be further converted to glucose and inorganic phosphate for opening the stomata। तो बोलते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, so it is something like this, metabolic energy in the form of ATP would be required for closing the stomata which probably comes through respiration। यहाँ देखो ये स्टार्च है, पीएच कितना है, 7, ज़्यादा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना। अब देखो पीएच कितना है, 5, जब ये वापस रिवर्स बैक करके स्टार्च में बनेगा। अब होता क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज प्लस एटीपी इसको इनिशिएट करेगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये बना देगा फॉस्फेट और ग्लूकोज। इट कैन अगेन बी कन्वर्टेड टू योर हेक्सोकाइनेज और द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द फाइंडिंग्स ऑफ इट। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's have a look here. The next one is synthesis of sugars or organic acids in the guard cells। ठीक है, तो किस तरह से बेसिकली शुगर्स हैं या जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं गार्ड सेल्स में वो सिंथेसाइज होते हैं। ओके,
So during the daylight, photosynthesis occurs in the guard cells as they contain the chloroplast. Okay, so we need to understand कि डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस occur करती है गार्ड सेल्स में. ठीक है. So देखिए, during the daytime, photosynthesis occurs in the guard cells as they contain chloroplast. Soluble sugars formed in the process may contribute in increasing the osmotic potential of the guard cells and hence resulting in the stomatal opening. However, कुछ amount का होता है soluble sugar जो extract किया जा सकता है from the guard cells, which is actually insufficient to affect the water potential. ठीक है, water potential को हम 5 से denote करते हैं, right? नाउ एज अ रिजल्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में कम करती है होती है, जिसकी वजह से पीएच जो है वो क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स का अप होगा. चीफली मैलिक एसिड होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द गार्ड सेल्स. द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है प्रोटॉन्स को, जो कि एटीपी ड्रिवन जो पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज पंप चलता है उसके लिए हेल्प कर सकते हैं प्रोटॉन्स. ठीक है, पोटेशियम अंदर आएंगे तो प्रोटॉन्स बाहर जाएंगे, तो वो इस तरह से इसको हेल्प करते हैं. ठीक है, सो कंट्रीब्यूट करते हैं ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल को और स्टोमेटा का खोलने में हेल्प करते हैं. लेकिन रिवर्स प्रोसेस आकर कर जाता है डार्कनेस में, जहाँ पर आपका हाइड्रोजन अंदर जाएगा और पोटेशियम बाहर आएगा, तो पोटेशियम ड्रिवन एक्सचेंज पंप तब भी एग्जिस्ट करता है. आई होप दिस इज क्लियर. अब आता है एटीपी ड्रिवन प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंज पंप मैकेनिज्म इन द गार्ड सेल्स. ठीक है, ये वाला पार्ट देखते हैं एक बारी. Okay, so let's have a look here at the ATP driven proton exchange potassium pump. So इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो पोटेशियम आयंस हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं गार्ड सेल्स में डे लाइट टाइम पे. ठीक है, लाइट टाइम पे ये एक्यूमुलेट तो हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एक चीज़ और होती है. ठीक है, दैट इज़ कि यहाँ पर जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो पंप होते हैं आउट ऑफ द गार्ड सेल्स इन द एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स. तो गार्ड सेल्स से साथ वाले होते हैं आपके एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स, ये चला जाएगा वहाँ पर, और पोटेशियम आयंस जो हैं थ्रू द एटीपी वो मेडिएट हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं. तो ये एक सिंपल सा एक एक्टिव प्रोसेस है. गेटिंग माई पॉइंट. एटीपी का जनरेट होना नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से फोटोसिंथेसिस में इन द गार्ड सेल्स इज समथिंग लाइक दैट. एटीपी रिक्वायर जो होता है इन द आयन एक्सचेंज, ठीक है, इन द आयन एक्सचेंज में ऑल्सो कम थ्रू रेस्पायरेशन, वो भी रेस्पायरेशन से आ सकता है. सो पोटेशियम आयन का एक्यूमुलेशन जो है वो सफिशिएंट है ताकि वो वाटर पोटेंशियल को कम कर सके डे टाइम पे, क्योंकि पोटेशियम अंदर आएगा तो आपका वाटर बाहर जाएगा. ओके, सो कॉन्सिक्वेंटली वाटर जो है वो एंटर करता है और फ्रॉम द एडजेसेंट एपिडर्मल और मेसोफिल सेल से देयर बाय टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता है. तो आप खुद सोचो, जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होने वाला है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. ठीक है, स्टोमेटा जो है वो क्या होने वाला है, फिर ओपन हो जाएगा. सिंपल एज एनीथिंग. आई होप दिस इज क्लियर. Now let us have a look here with the next part, which is about your reverse situation. रात को रिवर्स सिचुएशन होगी, डार्क के टाइम पे स्टोमेटा बंद हो जाएगा क्योंकि कोई भी पोटेशियम जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा गार्ड सेल्स में इन द डार्क. सो ये लास्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म का, ट्रांसपेरेशन का, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ द वाटर वेपर्स में फ्रॉम द इंटरसेलुलर टू एटमॉस्फेयर थ्रू द ओपन स्टोमेटा. ठीक है, ऐसा क्यों है, वाई इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेसिस. ठीक है, सो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो ज़्यादा सैचुरेटेड होते हैं विद मॉइस्चर in comparison to outer atmosphere in vicinity of stomata. So this is what makes it really very different. I hope this is clear. I hope this is clear, my dear students. All right. Now let's have a look here with the significance. अब हमने देखना है कि ट्रांसपैरेशन का ना रोल क्या है, ज़रूरी क्यों है ट्रांसपैरेशन. सो दैट इज़ वन पॉइंट विच वी हैव टू सी. सो अगर मैं बात करती हूँ रोल ऑफ ट्रांसपैरेशन की, सो वी हैव टू सी वन थिंग वेरी केयरफुली. ओके, दैट इज़ नंबर वन. देखो यहाँ पर प्लांट्स जो है बहुत सारी एनर्जी जो है उसको क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं. ठीक है, सो प्लांट्स वेस्ट मच ऑफ देयर एनर्जी, गेटिंग माई पॉइंट, दे वेस्ट मच ऑफ द एनर्जी
इन एब्जॉर्बिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और मोस्ट ऑफ द पानी जो है वो चला जाता है बाहर, ठीक है, अल्टीमेटली लॉस हो रहा है थ्रू द ट्रांसपैरेशन। सो कुछ लोगों का मानना क्या है, द ट्रांसपैरेशन एडवांटेजेस है, और बाकी बोलते हैं कि कितना ज़्यादा काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मतलब वेस्टफुल प्रोसेस है, हार्मफुल है। ठीक है, तो हमें वो चीज़ मेंशन करके देखनी पड़ेगी, लाइक हाउ इट वर्क्स बेसिकली। गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट मी टेल यू दिस पार्ट। सबसे पहले आता है एडवांसेस ऑफ द ट्रांसपायरेशन। सो एडवांसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन में आएगा रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ द वाटर। तो वाटर का रोल क्या है मूवमेंट में, ठीक है। सो चलो लेट्स हैव अ लुक हियर द फर्स्ट वन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपायरेशन, अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर का, सेंट ऑफ सैप करता है प्लांट्स में, जो कि एक प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। सो दैट इज़ वन पॉइंट। अब और देखते हैं यहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली। अगर हम बात करते हैं कि ये ट्रांसलोकेशन में और एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है मिनरल सॉल्ट्स की, जैसे फूड जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करता है, आपके रूट्स हैं वाटर को ऊपर लेकर जाते हैं, है ना। सो वी हैव टू सी ऑल ऑफ दैट। सो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की या फिर मिनरल सॉल्ट्स की, वो इंटायरली इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। वो क्या है, इंटायरली इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन समथिंग like that, okay. So basically therefore transpiration has nothing to do with the absorption of mineral salts. Getting my point? Absorption जो है वो completely highly solely किस पे डिपेंडेंट है, हाईली सोली किस पे डिपेंडेंट है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दिस इज डिपेंडेंट, यस ये तो इस पे डिपेंडेंट है ना। तो देयरफॉर ट्रांसपायरेशन का कोई काम नहीं है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल सॉल्ट्स। हेंस हाउएवर हम ये समझते हैं कि एक बारी अगर आपका मिनरल सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो गया बाय द प्लांट, तो उनका फर्दर जो ट्रांसलोकेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपायरेशन करती है through the translocation. So that is the reason why do we mention and why do we say that it is an important part of it. Getting my point? All right. Now let's just have a look here with the next part. Okay. अब इसको हम अगला समझते हैं यहाँ पर, which is about your transpiration from the leaf. यहाँ देखो डिफरेंस इन द वाटर वेपर कंसेंट्रेशन होगी लीफ एयर स्पेसेस और एक्सटर्नल एयर में, डिफ्यूजनल रेजिस्टेंस होगी ऑफ द पाथवे, लीफ स्टोमेटल रेजिस्टेंस से इम्पैक्ट होता है, लीफ बाउंड्री जो लेयर रेजिस्टेंस है उससे इम्पैक्ट होता है, देन कंट्रोल ऑफ द स्टोमेटल अपर्चर्स बाय गार्ड सेल उससे भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ बहुत ध्यान दें वी वुड अंडरस्टैंड दैट देर इज सम रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर ऑल्सो। कुछ लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द लीव्स और वो फोटोसिंथेसिस से यूज हो जाती है, बची हुई हीट एनर्जी टेम्परेचर बढ़ा देगी, और जब आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स को भी। बार बार ये इवेपोरेशन हो रही है, रैपिड इवेपोरेशन हो रही है वाटर की फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द ट्रांसपायरेशन, वो टेम्परेचर को क्या करेगी, ब्रिंग डाउन करेगी और एक्सेसिव हीटिंग से प्रिवेंट भी करती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो अल्टीमेटली ये रहा आपके प्रोसेस व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन डिटेल, ठीक है। इंटैक्ट प्लांट है तो इंटैक्ट प्लांट में क्या होता है, वाटर इज ब्रॉट टू द लीव्स, हाउ, थ्रू द जाइलम ऑफ द लीफ, वैस्कुलर बंडल, ठीक है। और फ्रॉम द जाइलम वाटर इज ड्रॉन इनटू व्हाट, फ्रॉम द जाइलम वाटर इज ड्रॉन इनटू द सेल्स ऑफ द लीफ एंड अलोंग द सेल वॉल्स आल्सो। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इनिशियली वाटर क्या करता है, इनिशियली माय डियर स्टूडेंट्स वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है, ठीक है, और एक थिन लाइनिंग बना देता है एयर स्पेसेस के अराउंड। जैसे जैसे वाटर लॉस होगा ना एयर में, सरफेस जो रिमेनिंग वाटर का है वो भी बाहर आ जाएगा थ्रू द ऑफ द सेल वॉल। सो एक कर्व्ड एयर वाटर इंटरफेस बनाता है और ज़्यादा पानी आएगा, रेडियस कर्वेचर का एयर वाटर इंटरफेस का और डिक्रीज करेगा, प्रेशर जो है वाटर का और ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सिंपल पॉइंट्स, okay. Now let me come to this point which is related to your transpiration again, ठीक है। चलिए जब हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की एज ए नेसेसरी इवल, तो हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं बाय दिस, दैट इज अ पॉइंट, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो हाई हो, ओके, और सॉइल जो है वो वाटर में डेफिशिएंट हो, तो इंटरनल वाटर डेफिशिएंट क्रिएट हो जाता है, ओके।
जब ट्रांसपायरेशन का रेट हाई है, सॉइल डेफिशिएंट है वाटर में, तो व्हाट विल हैपन, इंटरनल जो वाटर डेफिशिएंट है वो क्रिएट हो जाता है प्लांट्स में, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारे ज़ीरोफाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस को भी और अडेप्टेशंस को भी, ताकि वो ट्रांसपायरेशन को क्या कर सके, चेक कर सके। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट देखेंगे। ये है आपका एक स्ट्रक्चर लीफ का, जो हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अबाउट द लीफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट you have at the top cavity, sorry, the top at you have the cuticle, which is a kind of layer only. ठीक है, क्यूटिकल के नीचे क्या है, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या है मेरे स्टूडेंट्स, अपर एपिडर्मिस के नीचे आपको क्या मिलता है, अपर एपिडर्मिस के नीचे आपको मिलता है, ये देखो ये सेल्स आपको दिखेंगे, पैलिसेड, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, फिर आपका लोअर एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, ये बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस आपको शो की जा रही है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कम है, यहाँ ज़्यादा है। गार्ड सेल्स, स्टोमेटा का पोर, एयर बाउंड्री लेयर, यहाँ पर भी एयर बाउंड्री लेयर आपको दिखती है। ठीक है, और स्टोमेटा के अंदर सब स्टोमेटल कैविटीज भी प्रेजेंट होती है। I hope this is clear. All right. Now let's have a look here with the next one, which is actually related to the deciduous trees. ठीक है, तो देखो जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं ना, उनको काम क्या होता है, दे हैव टू शेड द लीफ। ठीक है, उनको लीव्स शेड करने होते हैं किस टाइम पर, ड्यूरिंग दी ऑटम, ये तो आपको पता है। सो ऑटम के टाइम पे क्या करते हैं, लीव्स को शेड करते हैं। ठीक है, और जब ये लीव्स को शेड करते हैं तो हम यहाँ से लॉस ऑफ वाटर को चेक कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ वेरियस डिसएडवांटेजेस प्लांट के नॉट अवॉइड ट्रांसपेरेशन। बेशक आप कहें कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, बट फिर भी प्लांट्स जो है ना वो अवॉइड नहीं कर सकते ट्रांसपेरेशन को, नहीं कर सकते, बिकॉज इनके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि पेक्यूलर इंटरनल स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलरली दोज ऑफ लीव्स। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्दो बेसिकली मेन इनके लिए यही है, गैसेस एक्सचेंज, बट यहाँ पर ये इवेपोरेशन को चेक नहीं कर सकता है। इट हैज़ टू गो थ्रू दीज थिंग्स। सो देयरफॉर बहुत सारे वर्कर्स हैं जैसे कर्टिस हो गए, उन्होंने ट्रांसपायरेशन को एक नेसेसरी इविल बोला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट दिस पार्ट, दैट ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड एज द necessary evil. Who stated this? Getting my point? All right. Next, ये देखिए, ट्रांसपायरेशन पुल मूव्स द जाइलम सैप अपवर्ड। ठीक है, ये था वाटर पोटेंशियल का यूनिट जो मैंने आपको बताया 5। चलो अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और आता है, विच इज़ अबाउट योर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन के रेट को। ठीक है, देखो ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करने के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं, एंड दे हैव वन और द अदर रोल टू प्ले। ओके, अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि क्या रोल है इसके प्ले करने के, दैट वी नीड टू हैव अ लुक एट। ओके, सो जस्ट हैव अ लुक हियर एट दिस पॉइंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली जो आपका ट्रांसपायरेशन है वो अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वी हैव अराउंड हाउ मेनी फैक्टर्स, सो मैनी। ठीक है, पहला आता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। पहला क्या आता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। सो अगर मैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो वी विल हैव टू सी देयर। ठीक है, हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर, वी वुड हैव टू सी that it is something which is associated with what, which is associated with the atmospheric humidity is associated with the water vapor in the atmosphere. ठीक है, सो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ रहे हो? सो क्यों, ताकि एटमॉस्फेयर ज़्यादा सैचुरेट हो जाए, ज़्यादा मॉइस्चर हो, और ये रिटार्ड करता है वाटर वेपर की डिफ्यूजन को फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस टू द लीव्स टू आउटर एटमॉस्फेरिक एरिया थ्रू द स्टोमेटा। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर मैं यहाँ पर आपको इंकल्जन दूँ इसका, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि ड्राई एटमॉस्फेयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कम होती होगी, है ना, क्योंकि वाटर वेपर कम है। ओके, और एयर इतनी सैचुरेटेड नहीं होती, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है उस टाइम पर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल।
ओके, अभी देखते हैं यहाँ पर विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर टेम्परेचर। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को भी इंक्रीज कर देगा। क्यों? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और स्टोमेटा जो है वाइडली खुलना शुरू हो जाएगा। तो आपने टेम्परेचर दिया तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम हुआ, आपका स्टोमेटा भी और अच्छे से खुलना शुरू हो गया, तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो अगर आपको ये याद रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी rate of transpiration. Why? Because it lowers the relative humidity, opens the stomata widely. Simple as that. Coming to your wind. विंड जब स्टेगनेंट है, मतलब इतनी ब्लो नहीं कर रही, तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और जब विंड ब्लो करती है जेंटली, जब विंड ब्लो करती है जेंटली तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो जब विंड ब्लो करती है जेंटली तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा, बिकॉज ये रिमूव करता है मॉइस्चर को फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ ट्रांसपिरेशन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो डिफ्यूजन वाटर वेपर का क्या होगा? फैसिलिटेट होगा, बढ़ेगा फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस टू आउटर एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटम। अब जब विंड ब्लो कर रही है बहुत तेज तेज, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिंड्रेंस हो जाती है, डिफ्यूजन हो रही है, आउटवर्ड डिफ्यूजन उसके लिए हिंड्रेंस बन जाती है। सो इट इज गोइंग टू क्लोज द स्टोमेटा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज अबाउट द लाइट। ठीक है, सो लाइट क्या करती है? लाइट इंक्रीज करती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। क्यों? लाइट में स्टोमेटा जो है वो खुलता है तो इंक्रीज हो जाती है आपकी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, टेम्परेचर बढ़ जाती है। डार्क में टेम्परेचर नहीं मिलता, कम होता है, तो स्टोमेटा क्लोज रहता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाती है। तो लाइट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समवॉट ट्रांसपायरेशन। ऐसे करके अपने माइंड में मेकअप कर सकते हो आप इनका, ग्राफ्स का। ठीक है, इन चीज़ों का। नेक्स्ट कम्स योर अवेलेबल सॉइल वाटर। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज करेगा अगर इनफ वाटर नहीं है सॉइल में। ठीक है, इन सच फॉर्म विच कैन इजीली बी एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। अगर पानी उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो क्या होने वाला है? इट विल अल्टीमेटली लीड टू वन एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन किस में होगी? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट अस हैव अ लुक हियर। व्हेन आई टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? मोर अंदर होगी इनसाइड द लीफ, दैट कैन लीड टूवर्ड्स द स्टोमेटल क्लोजर एंड ट्रांसपायरेशन को वो भी रिटार्ड कर सकता है। ठीक है, सो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आ गया। नाउ कमिंग टू योर इंटरनल फैक्टर्स माय डियर स्टूडेंट, जैसे बाहर के फैक्टर्स होते हैं वैसे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके प्रोसेस को। ठीक है, so there are some internal factors at the same time also. Getting my point? Getting my point? So internal factors एक बारी समझने की कोशिश करेंगे। What are the internal factors? Internal factors में number one factor जो है, that is your अबाउट दी द फ्रिक्शन, अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट उससे पहले ये समझते हैं, बड़ा एसेंशियल है ट्रांसपायरेशन के लिए। अगर देखो पानी ही पहला आता है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। अगर पानी ही डेफिशिएंट है, पानी ही अगर कम है, तो आप क्या अफोर्ड कर सकते हो ट्रांसपायरेशन रेट को बढ़ाना? नहीं। इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कंटेनिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफन क्रिएट इंटरनल वाटर डेफिशिएंट। अगर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन चल रहा है, बार बार ही ट्रांसपायरेशन बहुत हाई चल रहा है, तो इससे क्या होने वाला है? सिंपल है, इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट? इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो एक ही चीज़ पे पड़ेगा, दैट इज़ वाटर अंदर से कम हो जाएगा। एंड इफ देर इज लॉस ऑफ वाटर, और अगर पानी कम हो रहा है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस? अल्टीमेटली, शाबाश, अल्टीमेटली क्या होने वाला है? अल्टीमेटली जो है ट्रांसपरेशन का रेट में इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। ठीक है, सो अब यहाँ देखते हैं। आई हैव टू शो यू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑल्सो। कितना नंबर है स्टोमेटा का, उसका साइज़ क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसके बाद मूवमेंट कैसे हो रही है स्टोमेटा की, वो सब अफेक्ट करता है ट्रांसपैरेशन के रेट को। अगर तो डार्क में है तो स्टोमेटा बंद होंगे और स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन चेक होती रहेगी। सनकन स्टोमेटा अगर डीपली इनसाइड सीटेड होंगे इन द लीफ, तो वो हेल्प करेंगे रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन को कम करने के लिए। जैसे कैक्टस में या डेजर्ट प्लांट्स में जो होते हैं वो क्या होते हैं? सनकन होते हैं, और सनकन काइंड ऑफ हमारे क्या मिलते हैं हमें? टमाटा मिलता है। तो थिक क्यूटिकल, अगर वैक्स की कोटिंग बड़ी थिक है जैसे कि हमें डेजर्ट प्लांट्स में मिलता है, वो भी क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन को कम कर देती है।
Ultimately, we want the stuff to be like that only, right? So that is one point. Check this one, my dear students, the transpiration pool. This is under the xylem and phloem, basically the more pronounced ones. So if I talk about this one, we need to understand here. हमारे पास एक और रेफरेंस आता है अबाउट द एंटी ट्रांसपेरेंस, ठीक है? तो हमें देखना है कि एंटी ट्रांसपेरेंस क्या होते हैं। बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं बात करती हूँ एंटी ट्रांसपेरेंस की, सो एंटी ट्रांसपेरेंस क्या है? बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप अप्लाई कर दो प्लांट को ना, तो वो क्या करेगा? वो रिटार्ड कर देगा रेस्पिरेशन को। इनको हम बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंस। कुछ एग्जांपल्स कौन सी हैं? कलरलेस प्लास्टिक हो गए, सिलिकॉन्स हो गए, ऑयल हो गई, लो विस्कोसिटी वैक्सेस हो गई, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं। Colorless plastic, silicons, oils, and low viscosity waxes, they belong to one group as these are sprayed on the leaves. ठीक है? From and after the film, which is permeable to oxygen and carbon dioxide but not to water. तो ये पानी के लिए परमेबल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भरपूर परमेबिलिटी शो कर देती हैं। ठीक है? फंजीसाइड फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, जब उसको हम लो कंसंट्रेशन में अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है? वो क्या करेगी अगर अप्लाई करेंगे तो? सो इसको हम सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं कि फंजीसाइडल जब हम फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट को अप्लाई करते हैं लो कंसंट्रेशन में, तो ये बहुत लिटिल टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है लीव्स पे और पार्शियल क्लोजर कर देती है स्टोमेटल पोर्स का फॉर अराउंड पीरियड ऑफ 2 वीक्स। सिमिलरली अगर आप एब्सिसिक एसिड, एक प्लांट हार्मोन जो है, वो भी इंड्यूस करता है स्टोमेटल क्लोजर को। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है। सो एक छोटा सा राइज अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का होगा फ्रॉम द नेचुरल 0.03 टू 0.05, वो पार्शियल क्लोजर कर सकता है स्टोमेटा का। तो इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव है कार्बन डाइऑक्साइड भी। इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड, जिसकी वजह से कंप्लीट स्टोमेटा बंद हो जाएगा, तो वो तो फिर प्लांट को ही डाई करवा देगा, तो इतना तो हम चाहते नहीं हैं। अनदर थिंग कम्स अप टू बी योर गटेशन। ठीक है? गटेशन क्या है? टॉपिक देखो क्या है गटेशन। कुछ प्लांट्स में ना जो गार्डन नेस्चुरेटम होते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, कैलोकेशिया हो गया, यहाँ पर वाटर जो ड्रॉप्स हैं वो ऊज करते हैं फ्रॉम द अनइंजर्ड मार्जिन्स। मार्जिन्स इंजर्ड भी नहीं है, फिर भी बाहर निकल रहा है, जहाँ पर भी मेन वेन जो है वो एंड करती है, तो इसको बोलते हैं गटेशन। और ये कब होता है? व्हेन डज इट टेक प्लेस? इट टेक्स प्लेस यूजुअली अर्ली इन द मॉर्निंग, जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रूट प्रेशर जो है वो हाई होते हैं और ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लो होता है। So this phenomena of guttation is associated with the presence of the special types of stomata at the margin of the leaves, जहाँ पर इनको हम वाटर स्टोमेटा या फिर हाइडाथोड्स भी बोलते हैं। सो हर एक हाइडाथोड जहाँ से वाटर निकल रहा है उसमें वाटर पोर होता है, जो परमानेंटली क्या रहता है? खुला रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड। टेल मी। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइडाथोड। ठीक है? अब इस हाइडाथोड के नीचे ना एक छोटी सी कैविटी होती है जो कि फॉलो करती है। ठीक है? 1 सेकेंड, इट वॉज फॉलो टू बी लाइक दैट। ठीक है? सो बिलो दिस देर इज अ स्मॉल कैविटी जिसको लूज टिश्यू कहते हैं, एपिथम। एपिथम भी प्रेजेंट होता है और ये एपिथम क्लोज एसोसिएशन में रहता है विद द एंड्स ऑफ द वैस्कुलर एलिमेंट्स ऑफ द वेन्स। जब रूट प्रेशर हाई होता है तो वाटर जो है दैट इज गिवन बाय द एपिथम टू द जाइलम ऑफ द वेन्स। सो आप यहाँ से देखें एपिथम से पानी रिलीज हो रहा है कैविटी में, तो जब कैविटी पूरी तरह से फिल हो जाती है विद द वाटरी सोल्यूशन, तो लेटर ऑन वाटर जो है वो एपिथम से बाहर ऊज आउट करना शुरू कर देता है। ठीक है? सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन।
सो ट्रांसपायरेशन क्या है? जब वाटर लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल, नहीं दिखता है आपको। गटेशन आपको दिखता है, एपिथम से ऊज करता हुआ दिखता है अनइंजर्ड मार्जिन से। ट्रांसपायरेशन मोस्टली कहाँ से होती है? थ्रू दी स्टोमेटा। इट में ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू क्यूटिकल्स एंड लेंटिसल्स। गटेशन जो होती है हाइडाथोड से होती है, ठीक है, दैट इज वाटर स्टोमेटा। एंड ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू आउट दी डे, और इसका रेट मैक्सिमम होता है नून टाइम पे। गटेशन ये होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, जब रूट प्रेशर और रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन हाई होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। अंडरस्टूड। All right, so we are going to keep this much for now, and we will be continuing the next part in next class. I hope the things are going really, really well. So we will be keeping this much for now, and we will be continuing the next part in next class. So till then, keep on revising things really nice, my dear students, because every part, everything, every time, every moment of yours is very, very important. Okay, so let's keep this much for now, and see you in the next class. Take care. Bye bye.